करें, बड़ी उनका अच्छा नहीं होगा, लेकिन उसके बाद लोग आना बंद कर देंगे और उसका नहीं हुआ, वो उस दिन बहुत दुखी होता है। जिम्मेदारी है, क्योंकि कहा जाता है कि मान लीजिए अगर जो एक इंजीनियर बहुत बड़ी बात सर ने बोली, 10 लाख से 12 लाख लोग बैठते हैं। मैं गौतम आनंद और हमारे नए चैनल न्यूज कुटीर में आपका हार्दिक स्वागत। और आज के हमारे शो में गेस्ट डॉक्टर के.बी. त्रिपाठी है, जिनको लोग गुरु जी के नाम से जानते हैं। एंड सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आज आप हमारे शो में एज ए स्पेशल गेस्ट आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। शो स्टार्ट करने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका यूट्यूब चैनल तरक्की करे और आपको लोग जाने सुने, और इस समाज को, इस देश को और इस सभ्यता को आपके चैनल से लाभ प्राप्त हो, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। थैंक यू सर, थैंक यू सर। मैं इनका इंट्रोडक्शन आप लोग से करवाना चाहूंगा। इन्होंने ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से करा है, पोस्ट ग्रेजुएशन डीयू हिंदू कॉलेज से करा है, एंड पीएचडी इन्होंने जामिया मिलिया से करा है। कई अवार्ड्स इनके नाम पे है, जैसे कि एक्सीलेंस अवार्ड 2019 बाय द गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, बिजनेस अचीवर्स अवार्ड 2017 बाय द गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, एंड प्राइड ऑफ बरेली अवार्ड 2017 बाय द डीएम ऑफ बरेली। तो काफी सारे अवार्ड्स इनके पास हैं। तो सर, उसके लिए बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। तो सर, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, इतने सारे अवार्ड्स, इतने अचीवमेंट्स, सर कितनी मेहनत करी सर आप? अवार्ड का जिंदगी में कोई बहुत मतलब नहीं होता, वो तो एक सर्टिफिकेशन होता है कि आप सही दिशा में काम कर रहे हैं। दरअसल अध्यापन के काम से जुड़ा हुआ हूँ। हमारी उच्च शिक्षा 3 केंद्रीय विश्वविद्यालयों से पूरी हुई, और पीएचडी के दौरान चूंकि मैं जेआरएफ एसआरएफ था, उस समय से विश्वविद्यालय में क्लासेस लिए। प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट में मैंने पढ़ाना शुरू किया। दिल्ली में सिविल सर्विस के कई संस्थानों में बड़े लंबे समय तक पढ़ाने का अनुभव रहा। उसके बाद कुछ पारिवारिक कारणों से मेरा बरेली आना हुआ। बरेली में अभी मैं लंबे समय से विद्यार्थियों को सिविल सेवा के लिए गाइड कर रहा हूँ। तो मेहनत तो निश्चित तौर पर है, किसी भी काम में मेहनत होती है, और अध्यापन में जिम्मेदारी ज्यादा होती है, क्योंकि विद्यार्थी आप पर भरोसा करता है। विद्यार्थी ये सोच के आता है उसको सही जानकारी मिलेगी, सही सूचनाएं मिलेंगी, सही मार्गदर्शन मिलेगा। और चूंकि विद्यार्थी को ये जानकारी नहीं होती है कि उसके लिए क्या सही है क्या गलत है, वो इतना ज्ञान रखता तो उसको फिर क्यों जरूरत पड़ती किसी कोचिंग की, किसी मार्गदर्शन की। तो ऐसे समय में इस काम में मेहनत भी है और साथ में एक बड़ी जिम्मेदारी है। क्योंकि कहा जाता है कि मान लीजिए अगर जो एक इंजीनियर खराब है तो एक पुल खराब होगा, एक सड़क खराब होगी। एक डॉक्टर खराब है तो कुछ मरीजों का अच्छा नहीं होगा, लेकिन उसके बाद लोग आना बंद कर देंगे। लेकिन अगर जो एक अध्यापक खराब है तो पीढ़ियां खराब हो जाती हैं, और वो बड़ा निर्णायक होता है किसी भी समाज के लिए, सभ्यता के लिए, देश के लिए। तो एक जिम्मेदारी भरा काम है और लगातार मैं उसको कर रहा हूं। बीच बीच में ऐसे अवार्ड मिलना, इसका एक सर्टिफिकेशन है, अच्छा लगता है, प्रोत्साहन मिलता है। हम जितनी मेहनत कर पाते हैं उसको और बढ़ाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जहां तक आपका प्रश्न था कितनी मेहनत है, तो अध्यापकी कर्म में इसको घंटे में नहीं तय किया जा सकता। 24 घंटे एक अध्यापक होता है। वो लगातार अपनी एक धुन में होता है, एक सोच में होता है। हम विद्यार्थियों को संविधान बता रहे हैं तो संविधान के अनुच्छेदों के बारे में क्या चीजें उनको समझनी चाहिए, कैसे समझना चाहिए, और कोई लाइन है जो उन्हें समझ में नहीं आ रही तो उसको बताने के लिए कई बार समझाना पड़ता है, अलग अलग उदाहरणों से बताना पड़ता है। कुछ आपको नए उदाहरण गढ़ने पड़ते हैं, उनके जीवन की चीजें उसमें शामिल करनी होती हैं। और सबसे जरूरी होता है कि विद्यार्थियों में आप जिज्ञासा पैदा करें, क्यूरियोसिटी पैदा करें, उनका इंटरेस्ट पैदा करें, उनको एक ऐसी दिशा दें जिसपे वो एक मेहनत कर पाए। दरअसल पढ़ाई लिखाई बहुत बोरिंग हो जाता है जब लगातार आप प्रेशर में और वही काम कर रहे, तो उसमें किस तरह से उत्साह बना रहे, उनका मोटिवेशन बना रहे। क्योंकि शिक्षा एक ऐसा मामला है जो प्रत्यक्ष लाभ नहीं देता। धरती पे बाकी कहीं भी आप मेहनत करते हैं, कोई काम करते हैं, तो आपको तुरंत लाभ प्राप्त हो जाता है। आप अपनी दुकान पे काम कर रहे हैं, खेत में काम कर रहे हैं, वो दिखाई देता है। 10 दिन बाद फसल बढ़ रही होती है, किसान को अच्छा लगता है। लेकिन शिक्षा में जो मेहनत आज आप कर रहे हैं उसका परिणाम कब मिलेगा,
उसका लाभ आपको जीवन में कब मिलेगा आप तय नहीं कर सकते। तो अप्रत्यक्ष लाभ है, बाद में मिल रहा है लाभ। ऐसे समय में विद्यार्थियों को लगातार मेहनत के लिए प्रोत्साहित करना एक अलग तरह का काम है, एक अलग तरह का जोखिम है। सबके सपने होते हैं। हमारा तो इतना लंबा विराट अनुभव है इतने सालों का कि जिस दिन आईएएस का या पीसीएस का रिजल्ट आता है, जिस विद्यार्थी का चयन होता है वो बहुत खुश हो रहा होता है, और जिस विद्यार्थी ने प्री पास किया, मेंस पास किया, इंटरव्यू दिया और उसका नहीं हुआ, वो उस दिन बहुत दुखी होता है। दोनों हमारे विद्यार्थी हैं और विद्यार्थियों के साथ आपका संबंध पुत्रवत होता है। अब एक बहुत खुश है उसी समय, वो फोन पे आपकी चहकती हुई आवाज सुनना चाहता है। दूसरा विद्यार्थी बहुत दुखी है जिसको जीवन में अंधकार दिखाई दे रहा है, फिर दोबारा से प्रीलिम्स या फिर होगा या नहीं होगा, उसी समय उसको संबल देना, उसको सहारा देना, उसको शांत कराना। तो कई तरह के चैलेंजेस, कई तरह की जिम्मेदारियां होती हैं। पढ़ाने के लिए खुद पढ़ना भी लगातार होता है। अच्छा शिक्षक होने के लिए जरूरी है कि आप जीवन भर अच्छे विद्यार्थी बने रहें, आप अपने विद्यार्थियों से भी सीखते हैं। तो एक लंबी प्रक्रिया है, लंबी यात्रा है, तो चल रही है लगातार और आनंद आ रहा है, उसको एंजॉय कर रहे हैं। बड़ी बात सर ने कही। सर ने कहा कि एक अध्यापक का बहुत बड़ा एक विद्यार्थी के जीवन में रोल होता है, उसको सही दिशा देना, उसकी सुख दुख में उसके साथ रहना, वो फेल हो जाए तो भी उसको इतना मोटिवेट करना कि वो आगे चल के अगली बार पास हो जाए। तो सर बहुत बर्डन रहता है सर, बहुत काम करना पड़ता है। एंड आज जो हमारा जो पहला वीडियो है, पहला शो है, इसीलिए मैंने एजुकेशनिस्ट, द किंग ऑफ एजुकेशन को रखा कि एजुकेशन ही एक बच्चे को आगे करता है, एजुकेशन ही एक बच्चे का जीवन बनाता है। तो आज किंग ऑफ एजुकेशन ऑफ बरेली हमारे साथ है, इससे अच्छी बात हमारे साथ नहीं हो सकती। सो सर एक बात बताइए सर, मतलब जो एक मैं देखता हूं एक हवा बनी हुई है, आईएएस मतलब बहुत टफ, मतलब वो अलग ही दुनिया में आदमी चला जाता है। फिर तो क्या सर इससे बच्चों को डीमोटिवेट होना चाहिए कि जाना चाहिए सर, इतना टफ नहीं है सर? देखिए, पहले तो आपने ये कहा कि विद्यार्थी के जीवन में शिक्षक का बड़ा योगदान होता है, ये आप मानते हैं, इसके लिए धन्यवाद। लेकिन मैं ये मानता हूं किसी भी विद्यार्थी की सफलता में शिक्षक का वही योगदान है जो किसी पेड़ के बरगद होने में किसी माली के द्वारा कभी दिया गया पानी है। हमारे गुरुदेव भी ऐसा कहते थे कि कोई भी बरगद है तो वो अपनी जड़ों से है, वो अपनी ऊंचाई से है, वो अपनी मजबूती से है। लेकिन शिक्षक की भूमिका सिर्फ यही होती है कि उसने उसमें कुछ पानी लगाया है, कुछ अपना योगदान दिया है। तो हमारी उसी तरह की भूमिका होती है। लेकिन हाँ, जैसे आपने कहा सिविल सेवा की परीक्षा बहुत कठिन होती है, विद्यार्थी इसकी तरफ आए या ना आए, तो मैं एक दूसरी बात कहूं कि बड़ा भ्रम है सिविल सर्विस को लेकर हमारे देश में कि हम उसको बहुत विद्वता का एग्जाम मानते हैं कि वो इंटेलेक्चुअल एग्जाम है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सिविल सेवा में जो लोग आते हैं उनको एक अलग तरह की जिम्मेदारी दी जाती है, निसंदेह वो देश की सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। तो इस परीक्षा में विद्वता का परीक्षण नहीं होता। इस परीक्षा के अंतर्गत लगातार संघ लोक सेवा आयोग, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन आपके गुणों का परीक्षण करता है, ट्रेट्स और एट्रीब्यूट्स का एग्जाम लेता है। चूंकि एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के तौर पर, एक पुलिस कप्तान के तौर पर, देश में मुख्य सचिव, कैबिनेट सचिव और प्रिंसिपल सेक्रेटरी के तौर पर आपको बहुत सारे चैलेंजेस से गुजरना होता है। विद्वता की बड़ी बात नहीं है, आपके अंदर वो गुण ऐसे होने चाहिए। जैसे अभी भी एक भ्रम है कि पहले परीक्षाओं के दौरान आईक्यू का टेस्ट लिया जाता था, इंटेलिजेंट क्वेश्चन क्या है, लेकिन बड़े लंबे समय से आपको जान के आश्चर्य होगा कि लगभग 2 दशक से परीक्षाओं में आईक्यू टेस्ट नहीं होता, ईक्यू टेस्ट होता है। इमोशनल क्वेश्चन का टेस्ट लिया जाता है और सिविल सर्विस के सिलेबस में उसको नाम भी दिया गया है भावनात्मक बुद्धिलब्धता, इमोशनल इंटेलिजेंट क्वेश्चन। क्योंकि आज दुनिया की जो समस्याएं हैं वो ड्यू टू इमोशंस हैं। लोगों का इमोशंस पे कंट्रोल नहीं है, लोग बहुत जल्दी नाराज हो जाते हैं, बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं, कहीं कुछ भी आपको देखने को मिलेगा, झगड़ते हुए लोग मिलेंगे। लेकिन एक सिविल सर्वेंट जो है उसको हर कंडीशन में अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखना है। भाई आपको भीड़ को प्रबंधन करने के लिए लाठीचार्ज भी कराना है,
कभी कभी गोली चलाने का ऑर्डर भी दिया जाता है, आंसू गैस के गोले भी आप छोड़ते हैं, आपको डेवलपमेंट के भी सारे काम करने होते हैं। आपके पास जो आदमी जो बहुत पीड़ा में है, परेशानी में है, आक्रोशित है, वो तेज आवाज में भी बात करेगा, वो आपको धमकी भी देने लगेगा, पॉलिटिकल प्रेशर भी होगा। पॉलिटिक्स में हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना एजेंडा होगा, पॉलिटिकल लीडर्स अपने हिसाब से आपसे काम कराना चाहेंगे, गलत सिफारिशें भी आएंगी। ऐसे समय में सिविल सेवा में आने के बाद आप अपने को संयमित बनाए रखें, संतुलित बनाए रखें, अपने ब्रेन का यूज कर पाएं, तो बहुत सारे ऐसे गुण हैं, लगभग 150-200 गुण तो हम विद्यार्थियों को बताते हैं कि आपके अंदर ये गुण होने चाहिए। और अब तो सिलेबस में, सिविल सर्विस में ये सारी चीजें शामिल हैं। एक 4th पेपर मेंस में होता है, उसमें इन्हीं सारी चीजों पे बात होती है। तो चैलेंजेस बहुत सारे होते हैं। आप बाकी कोई जॉब में जाते हैं तो उसकी एक दिशा तय होती है, एक तरह का काम होता है। यहाँ आपको इलेक्शन भी कराना है, डिजास्टर मैनेजमेंट भी करना है, डेवलपमेंट भी कराना है, एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हॉस्पिटल्स का भी इंस्पेक्शन करेगा, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट भी देखेगा, बैंकिंग सेक्टर भी देखेगा, ट्रांसपोर्टेशन भी देखेगा, बिजली सड़क पानी की समस्याएं भी देखेगा, जनता की डेली समस्याएं देखेगा, लड़ाई झगड़े देखेगा, जमीन के विवाद, रेवेन्यू के विवाद। तो इन सारी तरह की चीजों को एक अधिकारी को बदल बदल के करना होता है, तो उसको मल्टी डायमेंशनल अप्रोच होना चाहिए, उसके अंदर कॉमन सेंस बहुत अच्छा होना चाहिए, मॉडर्न अप्रोच उसका होना चाहिए। तो बहुत सारे ऐसे गुण और विशेषताएं हैं जिनका परीक्षण इस परीक्षा के दौरान किया जाता है। लेकिन समाज में एक भ्रम बन गया है कि यह बहुत विद्वता का एग्जाम है। अगर जो हम और क्लियर करें तो विद्वता का एग्जाम डॉक्टर्स का होता है, प्रोफेसर्स का होता है, इंजीनियर्स का होता है। लेकिन यहां तो हमें एक बहुत ही विशेष गुण और विशेषताओं से सक्षम व्यक्ति चाहिए होता है। बड़ी बात कही, बड़ी बात। इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है एक सिविल सर्वेंट पे, तो कितनी चीजों का उसको ध्यान रखना पड़ता है। हालांकि मैं दोस्तों आप लोग को बताना चाहूंगा कि सर की श्रेष्ठ आईएएस नाम से कोचिंग चलती है, एंड बहुत ही मशहूर कोचिंग है जो ऑल ओवर इंडिया में उसका पॉपुलर है। तो आपको बिल्कुल बिल्कुल सही गाइडेंस यहाँ मिलेगी। एंड बाकी तो सर की नॉलेज एंड सर का जो अनुभव है वो तो आप लोग को मिलेगा ही मिलेगा। तो मेरा बस ये कहना था कि आज का जो मेरा पहला एपिसोड था, मैंने कुछ जैसे आपको बताया कि हर टॉपिक को हम लोग अपने चैनल में कवर करेंगे, चाहे वो पॉलिटिकल होगा, चाहे वो करंट अफेयर्स होगा, सब। बट एजुकेशन वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है एक आदमी के लिए, एक बच्चे के लिए। तो उस टॉपिक को मैंने सोचा आज पहले एपिसोड में लेकर आऊं। एंड बाकी सर मान लीजिए सर बच्चा है, वो 2-3 बार फेल हो जा रहा है, नहीं पास कर पा रहा है आईएएस, तो सर बहुत निराश हो जा रहा है। तो सर उस समय एक अध्यापक का क्या रोल होता है? क्या उसको कहते हैं यू क्विट, कोई ऑनलाइन लो, या उसको कुछ ना कुछ करके वापस मोटिवेट किया जाता है? सर मेरा मानना है कि मनुष्य किसी प्राणी का नाम नहीं, संभावनाओं का नाम है। किसी के अंदर क्या संभावनाएं हैं वो हम तय नहीं कर सकते। दूसरा, किसके अंदर क्या गुण हैं उनको हम तय नहीं कर सकते। जैसे हम लोगों का रेटिना आंख का मैच नहीं करता, फिंगरप्रिंट मैच नहीं करता, तो क्या हमारे गुण और विशेषताएं किसी से मैच कर जाएंगे? हर पर्सनैलिटी यूनिक है, हर व्यक्ति में संभावनाएं हैं। कभी असफलता मिलती है, लेकिन अगर जो सच्चे मन से आप प्रयास करते हैं तो फिर आपको सफलता भी प्राप्त होती है। तो कभी भी ये नहीं कह सकते कि हम किसी बच्चे को क्विट करने के लिए कहें। हम उन्हें मोटिवेट करते हैं और यही कहते हैं बेटा जहां कमी रह गई वो बताने के लिए हम तुम्हारे साथ हैं, और जो कमी है उसको सुधार करो, दोबारा से प्रयास करो। जहां पे मेहनत में कमी है वहां पे मेहनत बढ़ाओ, जहां प्लानिंग में कमी है वहां प्लानिंग पे काम करो, स्ट्रेटजी बनाओ, टाइम टेबल बनाओ और दोबारा से प्रयास दो। सिविल सेवा में हमें प्रयास भी बार बार मिलते हैं, ऐसा तो है नहीं कि एक बार परीक्षा देनी है। तो बच्चे प्रयास करते हैं। ऐसा भी होता है कि एक बार असफल हुआ, 2 बार असफल हुआ, 3 बार असफल हुआ, चौथी बार में सफल हुआ, अंतिम प्रयास में बहुत लोग सफल होते हैं। तो ये यहाँ का एक आकर्षण भी है, चमत्कार भी है। चूंकि सिलेक्शन रेशियो में देखेंगे तो बहुत कम होता है। देश में 10 लाख लोग, 12 लाख लोग अप्लाई करते हैं, 1800 लोग चयनित होते हैं। पूरे देश में सभी लोग उसमें शामिल होते हैं। जो बीटेक करके आया वो भी सिविल सर्विस दे रहा, जो एमबीबीएस करके आया वो भी दे रहा, जो सीए का स्टूडेंट है वो भी दे रहा,
जो रिसर्च करके आया वो भी दे रहा, एक जनरल ग्रेजुएशन बीए करके आया बच्चा वो भी दे रहा। तो यहाँ बहुत वैरायटी है, लेकिन गुण और विशेषताओं में जो सक्षम है उसका चयन होता है। यूपीएससी की प्रक्रिया निसंदेह बहुत पारदर्शी है और बहुत सारे चरणों में बहुत सारे एक्सपर्ट उस पर काम करते हैं। तो इस हिसाब से बच्चे लगातार तैयारी में रहते हैं, हमारे साथ जुड़ते हैं और शिक्षा के लिए हमें मुहिम चलानी चाहिए। भारत जिस संक्रमण के दौर से गुजर रहा है वहां शिक्षा पे बहुत काम करने की जरूरत है। अभी हमारी सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जारी की है, जिसपे ऑलरेडी हमारे यहाँ काम हो रहा है, एजुकेशन को नया रूप दिया जा रहा है। ऐसे समय में बहुत सारे चैलेंजेस हैं, बच्चों को हम लोग गाइड करते हैं, मोटिवेट करते हैं और लगातार उस प्रयास में रहते हैं। बरेली में जब से काम कर रहा हूं हर फील्ड के बच्चे मिलते हैं। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो बहुत संसाधनहीन हैं, घर से बहुत सपोर्ट नहीं होता, लेकिन वो अपनी लेबर करके मेहनत करके सफलता प्राप्त करते हैं। तो निसंदेह नए नए अनुभव रहते हैं और हर बच्चे में एक संभावना है। तो किसी भी बच्चे को जिसने अपनी फुलफिल की कर रखी है एलिजिबिलिटी, हम उसको कहते हैं कि आइए तैयारी के लिए आप प्रयास करिए और जिस तरह का जो भी सहयोग अध्यापक के रूप में, शिक्षक के रूप में मैं आपको कर सकता हूं उसके लिए तैयार हूं। यस सर, बहुत बहुत बड़ी बात सर ने बोली। 10 लाख से 12 लाख लोग बैठते हैं एंड चयन होता है 800 से 1000 एंड उन 800 से 1000 लोगों को पहुंचाने के लिए सर जैसे लोग उन लोगों को मोटिवेट करते हैं, पढ़ाते हैं, सही दिशा देते हैं और आगे बढ़ाते हैं। बहुत बड़ी बात, बहुत बिग पॉइंट। तो सर बहुत अच्छा लगा सर आपके साथ बात करके सर। पहला एपिसोड हमारा एंड इस पहले एपिसोड में सर एजुकेशन की बात हुई सर, क्योंकि एजुकेशन ही एक बच्चे को आगे बढ़ाता है। वही आगे, और आज तो 65% यूथ है हमारा, तो एजुकेशन, उसी यूथ को आगे चल के देश चलाना है सर। तो सही चीज उनको पता चले, सही गाइडेंस उनको पता चले सर। तो सर आप जिस तरह से गाइड कर रहे हैं सर हमारे चैनल के द्वारा सर, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड सर कोई आखिरी मैसेज जो आप उन स्टूडेंट्स को देना चाहते हैं जो सोच के बैठे हुए कि हमें करना है आईएएस या हमें आईएएस बनना है, जो थोड़ा भी सपना देखना चाह रहे, उनको कोई एक आखिरी मैसेज आप देना चाहेंगे सर? एक शेर याद आ रहा है जी, और वही मैं कहना चाहूंगा बच्चों के लिए कि जिस दिन से चला हूं मेरी मंजिल पे नजर है, इन आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। ये फूल मुझे क्या कोई विरासत में मिले हैं, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। कांटों भरे बिस्तर पर सोए बिना कभी भी आपको फूल प्राप्त नहीं होते हैं। तो संघर्ष के लिए तैयार रखिए, अपने सपने तय करिए और बड़े सपने देखिए। छोटे सपने देखना सामाजिक अपराध कहा है हमारे बहुत सम्माननीय पूजनीय पूर्व राष्ट्रपति कलाम साहब ने, कि छोटे सपने नहीं देखने चाहिए, तो बड़े सपने देखिए। कुछ लॉन्ग टर्म टारगेट तय करिए, कुछ शॉर्ट टर्म टारगेट फिक्स करिए और फिर उनको अचीव करिए। और ध्यान रखिए कि मैं सोचता हूं सोचने से कुछ नहीं होता, फिर सोचता हूं सोचे बिना कुछ नहीं होता। तो सिर्फ सोचने से भी कुछ नहीं होगा, आप सोचिए, लक्ष्य तय करिए और उसके लिए प्रयास करिए। पूरी ईमानदारी से, मेहनत से जुड़िए, कुछ अच्छे कामों से अपने आप को जोड़िए, ब्लड डोनेशन करिए, पेड़ लगाइए, समाज के लिए क्या बेहतर कर सकते हैं उस पर प्लान करिए, अपना मनोबल ऊंचा रखिए। विल पावर से ही लड़ाइयां जीती जाती हैं। जब मान लो तो हार होती है और जब ठान लो तो जीत होती है। कोई भी लक्ष्य मुश्किल नहीं है, इसलिए सच्चे मन से ईमानदारी से प्रयास करिए। आपके चैनल को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आपका चैनल समाज के लिए उपयोगी हो, विद्यार्थियों के लिए उपयोगी हो, युवाओं के लिए उपयोगी हो, महिलाओं के लिए उपयोगी हो, किसानों के लिए उपयोगी हो, व्यापारियों के लिए उपयोगी हो, शिक्षकों के लिए उपयोगी हो, डॉक्टरों के लिए उपयोगी हो, सीए के लिए उपयोगी हो, इंजीनियर्स के लिए उपयोगी हो, समाज के हर वर्ग हर तबके के लिए सबको आप जागरूकता पहुंचाएं। ऐसी तमाम आकांक्षाओं शुभाकांक्षाओं के साथ मैं आपको बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आज का हमारा जो शो है, पहला एपिसोड, वो यही खत्म होता है एंड अगले एपिसोड में हम एक नए टॉपिक के साथ, हम एक नए ऊर्जा के साथ, हम एक नए चीजों के साथ वापस लौटेंगे एंड कोशिश करेंगे कि इस देश को जितना आगे बढ़ा सकते हैं इस चैनल के द्वारा, हर दिशा में जो जो सर ने अभी गिना दिए उस दिशा में आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। शो देखने के लिए आप लोगों का बहुत 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 तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू,
थैंक यू, नमस्कार।